चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना के बारे में और उसकी संरचनाओं के लेके कि उस समय उसकी क्या योजनाएं रही होंगी, उस समय की सभ्यता किस योजना को लेके चलते थे, ग्रामीण सभ्यता को लेके चलते थे या नगरीय सभ्यता को लेके चलते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। उनकी जो प्रणाली थी वो नगर योजना प्रणाली थी, इसीलिए इसको नगरीय सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे। दुर्ग से आप परिचित ही होंगे, दुर्ग को किला भी कहा जाता था। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे इनके अपने अपने दुर्ग भी थे। फिर नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि ये चाल या ग्रिड की तरह व्यवस्थित थे। अभी हम आपको आगे बताते हैं कि ये ग्रिड पैटर्न होता क्या है, चाल पैटर्न होता क्या है। सड़कें एक दूसरे को समकोण में बनाते हुए काटती थी तथा नगर अनेक खंडों में विभक्त थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं ग्रिड पैटर्न होता क्या है। ग्रिड पैटर्न तो जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी और जो नगर थे वो अनेक खंडों में विभक्त थे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये ग्रिड पैटर्न होता क्या है। ग्रिड पैटर्न से वैसे आप परिचित होंगे, लेकिन तो भी थोड़ा सा बता दिया जाए कि ये ग्रिड पैटर्न होता क्या है। ये सड़क है, सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है, एक सड़क ये है। एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए दूसरी सड़क जा रही है, एक दूसरे को समकोण पे काटते हुए दूसरी सड़क जा रही है। ये भी एक सड़क है और ये भी एक सड़क है। तो आप देख रहे होंगे कि एक सड़क दूसरे सड़क को समकोण पे काट रही है और जो नगर थे वो एक दूसरे में विभक्त थे। तो पहला नगर ये हो गया, दूसरा नगर ये हो गया, तीसरा नगर ये हो गया, चौथा नगर ये हो गया। चलिए आप आगे के देखते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रिड पैटर्न होता क्या था उस समय का, या इस समय भी ग्रिड पैटर्न को उसी तरीके से समझा जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं। घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। ऐसा नहीं होता था जैसे गांव में व्यवस्थाएं होती हैं कि कोई घर यहाँ पे बना लिया गया, कोई घर यहाँ पे बना लिया गया, कोई घर ऐसे बना लिया गया। लेकिन उस समय की सभ्यता इतनी जानकार थी या इतनी समझदार थी कि वो जो घर बनाते थे वो हमेशा एक नगर की व्यवस्था की तरह बनाते थे। जैसे एक घर अगर यहाँ बना है तो जो इसका दूसरा दीवार रहेगा वो सीधी इसकी सीध में रहती थी। तो जो एक घर थे दूसरे घर की बिल्कुल सीध में रहती थी। तो घरों का निर्माण एक सीध में सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप में किया जाता था। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। जो इनके दरवाजे और खिड़कियां थी वो सड़क की ओर न खुलते, अगर इधर से सड़क जा रही है तो जो इसकी दरवाजे और खिड़कियां थी वो घर के पीछे खुला करती थी। भवन 2 मंजिले भी थे। मतलब सोचिए कि उस समय की टेक्नोलॉजी कितनी आगे थी कि जो घर बनते थे उस समय भी 2 मंजिले भी बनाया करते थे, वो भी पक्की ईंटों का भी बनाया करते थे। भवन जो थी वो 2 मंजिले भी थी। घरों में कई कमरे भी थे, रसोई घर भी थी और स्नानागार था और बीच में आंगन था। बिल्कुल आज के पैटर्न की तरह उस समय के घर हुआ करते थे 2350 ईसा पूर्व में। तो अगला देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। स्नानागार से आप समझ ही रहे होंगे कि स्नानागार ऐसा स्थान है जहां पे लोग जाके नहाया करते थे। यह 11.88 मीटर लंबा था। यह 11.88 मीटर लंबा था। 7.01 मीटर चौड़ा था। 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। सेवन पॉइंट 2.43 मीटर गहरा था। अगर हम इसकी गहराई की जो बात करें वो 2.43 मीटर गहरा था। इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। तो इस स्नानागार का यूज मैक्सिमम या जो लोग जो करते थे वो लोग केवल धर्मानुष्ठान यूज करने के लिए करते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार भी मिले हैं जो कि 45.71 मीटर लंबा है तथा 15.23 मीटर चौड़ा है। तो जो मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार, विशाल अन्नागार मिला। वैसे तो हड़प्पा में भी
अन्नागार मिले हैं, लेकिन वो छोटे छोटे अन्नागार मिले हैं। लेकिन जो मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला है वो विशाल अन्नागार मिला है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता भी यही है मोहनजोदड़ो की, कि जो वहाँ पे अन्नागार मिला है वो विशाल अन्नागार मिला है, जिसकी लंबाई 45.71 मीटर लंबी थी और 15.23 मीटर चौड़ा था। मोहनजोदड़ो की जल निकासी भी काफी अच्छी थी। इसकी मोहनजोदड़ो की अगर स्थल की बात करें तो उसकी सबसे बढ़िया विशेषता ये थी कि उसकी जो जल निकासी रही होगी उस समय की वो काफी अच्छी थी। अब हम कालीबंगा स्थल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि उस समय की नगर योजना कैसी रही होगी कालीबंगा की। तो कालीबंगा के अनेक घरों में कुएं पाए जाते थे। उस समय 2350 ईसा पूर्व में भी घरों में भी कुएं पाए जाते थे कालीबंगा स्थल पे, और घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था। उस समय की सभ्यता इतनी जानकार थी कि उस समय का जो घरों का पानी था वो बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनती थी। मतलब घरों से जो सड़कों तक पानी आता था वो मोरियों के माध्यम से, मोरियों को एक तरफ से आप समझ सकते हैं नालियों के माध्यम से पानी सड़क तक बहकर आता था। फिर ये मोरियां ईंटों और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। सड़कों की इन मोरियों में नरमुखी और मेन होल भी बने होते थे। मेन होल का मैक्सिमम यूज जो लोग करते थे उसकी साफ सफाई करने के लिए। और जो ये नालियां थी, मतलब इतनी विकसित थे कि जो वो नालियां थी उसको वो ढक के रखते थे ताकि उससे कोई ज़्यादा दिक्कतें न हो, जल्दी जाम न हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती रहे। आइए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में उनकी कृषि की व्यवस्था कैसी रही होगी, वो लोग किस किस चीज़ की कृषि करते रहे होंगे, वो किस किस अन्न से परिचित थे और किस अन्न से परिचित नहीं थे। तो आइए हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के समय की कृषि की व्यवस्था। तो कालीबंगा में हड़प्पा काल जो कूड़ हल रेखा देखे गए हैं उनसे अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान में हल का प्रयोग होता था। तो जो कालीबंगा स्थल पे हल रेखा प्राप्त हुआ है उससे अंदाज लगाया जाता है, और जितने भी विद्वान हैं वो अंदाजा लगाते हैं कि वहाँ पे जो है हल का प्रयोग होता रहा होगा। उस समय हल से किसानी की जाती रही होगी, हल से जुताई की जाती रही होगी। हल रेखा से आप परिचित होंगे कि पहले के समय में जो हलों से जुताई की जाती थी तो एक हल रेखा का हल निशान बनता था, एक मिट्टी इकट्ठा होती थी, हल का निशान बनता था, उसी को ही हल रेखा बोलते थे। कालीबंगा भी आप जानते हैं, कालीबंगा स्थल हमारा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अब हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। उन्हें कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था। वे 2 किस्म का गेहूं और 2 किस्म का जौ भी उगाते थे। इसके अतिरिक्त वे तिल और सरसों भी उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कुल 9 प्रकार की फसलों का ज्ञान था, और तो और उनको 2 प्रकार की गेहूं के फसल, 2 प्रकार की गेहूं के और 2 प्रकार की जौ के फसलों का भी ज्ञान था। इसके अतिरिक्त वो तिल और सरसों का भी ज्ञान था। जो हमारा ये नोट पॉइंट है ये UP-SSC के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। कभी कभी UP-SSC इस पॉइंट को पूछ लेता है, तो इसीलिए हमने इसको नोट पॉइंट करके लिखवा दिया है। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। तो जो हमारा कपास का सबसे पहले खेती का श्रेय जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जाता था। इसीलिए जो यूनान के लोग थे उनको सिंडन करके बुलाते थे। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमारी 3 और सभ्यताएं थी, जैसे कि हमारी मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। लेकिन इन सभ्यताओं के बीच में जो सबसे विकसित सभ्यता थी वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। और हम आपको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गन्ना से बिल्कुल परिचित नहीं थे, और हम लोग आगे भी देखते हैं कि वो किस किस चीज़ से परिचित थे, किस किस चीज़ से परिचित नहीं थे, और किस स्तर से किस चीज़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको भी हम लोग देखते चलते हैं। तो अगर हम चावल के साक्ष्य की मैं बात करूं तो चावल के उत्पादन के साक्ष्य लोथल और रंगपुर से मिले हैं। जैसा कि आप लोगों को पिछले सेशन में बताया था कि लोथल जो है वो हमारा गुजरात में है और रंगपुर भी हमारा गुजरात में है। तो गन्ना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, गन्ना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि किस किस चीज़ का साक्ष्य मिला है, किस किस चीज़ का साक्ष्य नहीं मिला है। तो गन्ना का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। लोथल एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती एवं रोजदी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिला है।
तो हमें क्या लोथल से एवं सौराष्ट्र से बाजरे की खेती का साक्ष्य मिला है, एवं राजौरी गुजरात से रागी के विषय में साक्ष्य मिला है। तो फिर हम लोग देखते हैं आगे और किस किस चीज का साक्ष्य मिला है। तो अगर हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले में स्थित चोलिस्तान की बात करें, वह भारत के हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित बनौली से बात करें तो बनौली से मिट्टी का बना हुआ खिलौना हल मिला था। इसका मतलब कि बनौली के भी लोग हल से बिल्कुल परिचित थे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो गांव की रक्षा के लिए खड़ी की गई पक्की ईंटों की दीवारों से स्पष्ट होता है कि बाढ़ प्रत्येक वर्ष आती थी। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी बाढ़ से भी परिचित थे, वहां से बाढ़ से भी ग्रसित थे, इसीलिए वो लोग अपने नगरों के चारों ओर एक पक्की ईंटों की दीवारों से प्राचीरों को घिरे हुए थे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उनके शिल्प और तकनीकी ज्ञान को भी देखते हुए कि उस समय की शिल्प व्यवस्था क्या थी और तकनीकी ज्ञान क्या था उनके पास। तो हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। तो हड़प्पाई लोग कांस्य के निर्माण और प्रयोग से भली भांति परिचित थे। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था कि इसी वजह से इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और सामान्यतः जो कांसा होता है वो तांबे और टीन को मिला के बनाया जाता है। तो कांसा तांबे में टीन को मिलाकर बनी हुई धातु शिल्पों का उनका निर्माण करते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ये बता रहा है कि जो तांबा था वो हम कहाँ से इसका आयात करते थे। तो जो तांबा था हमारा राजस्थान के खेतड़ी से आता था। तो राजस्थान की खेतड़ी की जो वहाँ पे खेतड़ी में क्या है कि ताम्र की जो खाने हैं वो खेतड़ी में है। तो जो हमारा तांबे का जो आयात होता था वो हमारा खेतड़ी से हुआ करता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में भी। और आज के भी समय में जो ताम्र का उत्पादन होता है भारत में वो होता है खेतड़ी से, जो कि राजस्थान में स्थित है। और जो टीन हमारा होता था वो हम लोग अफगानिस्तान में आयात करते थे, अफगानिस्तान से आयात करते थे। और जो हमारा कांसे का निर्माण होता है वो हमारा तांबा और टीन को मिला के किया जाता है। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा समाज के शिल्पियों में कसेरो जिसको बोलते हैं कांस्य शिल्पियाँ, कांस्य की बनी हुई शिल्पियाँ या कांस्य जैसे किसी चीज को बना ढाला जाता है, जिस किसी चीज को बना के ढालना उसी को बोलते हैं कांस्य की शिल्पियाँ के समुदाय का उनका महत्वपूर्ण स्तर था। ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग कांसे का यूज़ करके किसी भी शिल्पियों का निर्माण करते थे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं शिल्प और तकनीकी ज्ञान में कि मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है तथा कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप देखने को भी मिलता है। मोहनजोदड़ो से बना हुआ सूती के कपड़े का सिर्फ एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है और कई जगह वस्तुओं पर कपड़े द्वारा दिया हुआ छाप भी प्राप्त हुआ है। और कताई के लिए तकलियों का इस्तेमाल होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी तकलियों का इस्तेमाल हुआ करता था जिसके लिए कताई के लिए यूज़ करते थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा कि मिट्टी की मोहरें भी प्राप्त हुई है। तो लिखा हुआ है कि मिट्टी की मोहरें बनाना और मिट्टी की पुतलियाँ बनाना भी इनका महत्वपूर्ण शिल्प था। तो इनके शिल्प में इनका भी महत्वपूर्ण स्थान है कि ये लोग मिट्टियों के द्वारा मोहरे भी बनाते थे और मिट्टियों के द्वारा ये लोग पुतलियों का निर्माण भी करते थे। और हमने अभी भी बताया कि जैसा कि सोना और चांदी संभवतः अफगानिस्तान से और रत्न थे वो हमारे दक्षिण भारत से मंगाते थे, वहाँ से बना के ये लोग किसी चीज़ का निर्माण करते थे। तो आगे हम लोग देखते थे कि इनका विदेशी व्यापार किस किस देशों से था और किस किस चीज़ का ये लोग आयात करते थे। तो आइए देखते हैं, इधर लिखा है वस्तु, इधर लिखा है कि किस चीज़ से किस देश से ये लोग आयात किया करते थे। इधर लिखा हुआ है आयातित स्थान। तो हम लोग देखेंगे किस देश से हम लोग किस चीज का सामान आयात करते थे। तो इधर लिखा हुआ है सोना, चांदी, तांबा, गोमत और लाजवर। और सोना, चांदी, तांबा के बारे में आपको पता है। गोमत जो है शायद आप लोग इस चीज़ से परिचित न हो, तो ये है एक नीला पत्थर। इसको एक नीला पत्थर है जो कि हम लोग क्या कहते हैं, ये रत्न के रूप में भी आप जान सकते हैं। और जो सोना होता था उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग सोना को अफगानिस्तान और ईरान देश से आयात करते थे। आयात शब्द से भी आप परिचित होंगे। आयात उसे कहते हैं जैसे हम किसी देश से सामान जब हम मंगाते हैं तो उसको आयात बोलते हैं। जब हम किसी
देश को या किसी को अपना सामान देते हैं तो उसको हम लोग निर्यात बोलते हैं। आप लोग इस चीज़ से परिचित होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सोना जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। चांदी जो है वो भी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। और तांबे के बारे में अभी भी मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान में खेतड़ी है वहाँ से भी मंगाया जाता था। और बलूचिस्तान और ओमान से भी हम लोग चांदी का आयात करते थे। और जो गोमद है वो हमारा सौराष्ट्र से आयात किया जाता था। सौराष्ट्र भी आपको पता होगा कि सौराष्ट्र हमारा गुजरात में स्थित है। और लाजवर्द की अगर बात करें तो जो उस समय हमारे पास सभ्यता जो उसके सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी मेसोपोटामिया, वहाँ से मेसोपोटामिया से लाजवर्द की आयात करते थे। अपने अगले नेक्स्ट टॉपिक पे व्यापार व्यवस्था। तो हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय में कैसे व्यापार होता था, किस देश से व्यापार होता था। तो आगे हम लोग देखते हैं व्यापार व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय की व्यापार व्यवस्था को देखते हैं। तो हड़प्पाई लोग सिंधु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर का व्यापार करते थे, धातु और हड्डी आदि का व्यापार किया करते थे। तो ये लोग किस किस चीज़ का व्यापार किया करते थे? पत्थर का किया करते थे, धातु का किया करते थे और हड्डियों का व्यापार किया करते थे। वे धातु के सिक्कों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते थे। वो लोग धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव के रूप में कि क्या वे लोग धातु का सिक्के का व्यापार किया करते थे, तो वो लोग धातु के सिक्के का व्यापार नहीं किया करते थे। वो लोग सिक्कों के रूप में सिल खड़ी का प्रयोग किया करते थे। वो आगे चल के आपको पता चलेगा कि सिल खड़ी होता क्या है। तो ठीक है, हम लोग चलते हैं आगे। तो संभवतः वे सभी प्रकार के आदान प्रदान विनिमय के द्वारा किया करते थे। वो लोग जो अपना व्यापार उनकी थी, वो लोग व्यापार जो किया करते थे वो आपस में सामानों का अदला बदली करके व्यापार को किया करते थे। विनिमय से आप समझ चुके होंगे जो मैंने अभी भी बताया कि जैसे आपके पास एक सामान है, मेरे पास एक सामान है, हमको उस आपके सामान की आवश्यकता है, आपको मेरे सामान की आवश्यकता है, तो हम आपस में एक दूसरे के सामान को आदान प्रदान करके उस चीज़ का व्यापार किया करते थे। मोहनजोदड़ो से मिट्टी व कांसे की 2 पहियों वाली खिलौने गाड़ी एवं चनहूदड़ो से मिट्टी की 4 पहियों वाली खिलौने वाली गाड़ी मिली है। तो आप लोग इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा कि यहीं पे 2 पहियों वाली गाड़ी कहाँ से मिली है और 4 पहियों वाली गाड़ी कहाँ से मिली है। तो इसको यहीं पे आप क्लियर कर लीजिए कि मोहनजोदड़ो से जो मिट्टी वाली व कांसे वाली खिलौना मिली है वो सिर्फ 2 पहियों वाली खिलौना की गाड़ियाँ मिली हैं, जबकि हमारा चनहूदड़ो से 4 पहियों वाली खिलौने की गाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अब बहुत सी हड़प्पाई मोहरें मेसोपोटामिया की खुदाई में निकली हैं, जिससे प्रतीत होता है कि हड़प्पाई लोगों ने मेसोपोटामिया नागरिकों से कई प्रसाधनों का अनुकरण किया है। तो जब हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज हुई थी तो उसमें कई जगह हड़प्पाई मोहरे भी प्राप्त हुए थे, जिससे इस चीज़ का अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पाई लोग जो थे या हड़प्पा सभ्यता के लोग या सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया देश से भी मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ आपस में व्यापार किया करते थे। वो भी सामान का विनिमय के द्वारा वो लोग विनिमय के द्वारा व्यापार यहाँ पे किया करते थे। और हड़प्पाई मोहरों से भी इस चीज़ का अंदाजा लगता है कि वहाँ का जो व्यापार था वो मेसोपोटामिया के द्वारा किया जाता था। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सिंधु सभ्यता के काल में पोत निर्माण एवं नाव द्वारा समुद्री व्यापार होने की खोज लोथल से प्राप्त होता है। लोथल जो कि हमने आपको बताया है कि लोथल जो है हमारा वहाँ से गोदीवाड़ा भी प्राप्त हुआ है। गोदीवाड़ा को हम लोग बंदरगाह भी कहते हैं, जो कि हमारा गुजरात में है। कभी कभी हमसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लोथल किस लिए जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के जो स्थल प्राप्त हुआ है लोथल, वो किस लिए जाना जाता है। तो वहाँ से हमें गोदीवाड़ा या कह सकते हैं कि बंदरगाह की खोज हुई थी, वहाँ से गोदीवाड़ा मिला था। तो यहाँ का साक्ष्य जो मिलता है इससे इस बात की पुष्टि होती है कि वहाँ पे पोत निर्माण एवं नाव के द्वारा समुद्री व्यापार भी हुआ करता था। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो मेसोपोटामिया से जल एवं थल दोनों मार्ग से व्यापार के प्रमाण मिला है। जो हमारी उस समय की समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ से हमारी मेसोपोटामिया से जल के द्वारा
द्वारा भी व्यापार हुआ करता था और थल मार्ग दोनों से व्यापार हुआ करता था और उसके प्रमाण भी मिले हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे कि मिस्र से कम संपर्क रहा है। मिस्र की जो सभ्यता थी उस समय की समकालीन सभ्यता थी, तो उससे हमारा कम संपर्क रहा है, उससे हमारा कम व्यापार हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। लेकिन किंतु वहां से हड़प्पा प्रकार की गुड़िया भी प्राप्त हुई है, जिस बात से लोगों को अंदाजा लगता है कि हमारा जो व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार रहा होगा वो मिस्र की सभ्यता के साथ भी रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, धार्मिक प्रथाएं, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत पढ़ना है। तो धार्मिक प्रथाएं के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा में जो पक्की मिट्टी की स्त्री मूर्तियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं। यहाँ हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से मिट्टी की स्त्री, पकी हुई मिट्टी की स्त्री की मूर्तियां बड़ी संख्या में प्राप्त हुई हैं और एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा है, यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा माना जाता है और इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे। आप इस बात को इस तरीके से भी समझ सकते हैं जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता के लोग नील की नदी की देवी की आइसिस जो थी उनकी जिस प्रकार पूजा करते थे, इसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो स्त्री के गर्भ से जो निकलता हुआ एक पौधा दिखाया गया उनको उर्वरता देवी मान के उनकी पूजा करते थे। आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी राजनीतिक संगठन कैसा रहा होगा, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा होगा और सामाजिक जीवन में भी वो कौन सी सत्तात्मक रही होगी, पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक, उसको भी देखते हुए हम लोग आगे चलेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक स्तर कैसा रहा होगा, किस प्रकार का रहा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं, हम लोग देखते हैं। तो हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। इसके बारे में, इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। कोई ये स्पष्ट नहीं कह सकता है कि हाँ ऐसी इनकी व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था रही होगी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, अभी आगे देखते हैं कि इनकी जो शक्तियाँ रही होंगी वो केंद्रीय शक्तियाँ रही होंगी, किसी एक में निहित रही होंगी, तो वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति की व्यापकता एवं विकास को देखने से केवल एक अंदाजा लगाया जा रहा है। उनके विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, वो भी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती रही होंगी। उसके बाद जो राजनीतिक संगठन का दूसरा पॉइंट है, चूंकि हड़प्पावासी वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। यहाँ पे वाणिज्य से आप बिजनेस भी समझ सकते हैं कि ये लोग बिजनेस की ओर ज्यादा आकर्षित थे। तो ये भी माना जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन रहा होगा वो किसी विशेष वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। उसके बाद हम लोग देख ले रहे हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वणिक वर्ग के हाथ में रहा होगा। उसके बाद आज का सबसे अंतिम पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ सामाजिक जीवन के पहलुओं पे भी विचार करते हैं, उनके बारे में पढ़ाई करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनके सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन के भी बारे में। तो समाज की इकाई की परंपरागत तौर पर जो इकाई थी, इनकी जो सबसे छोटी इकाई थी इनकी सिंधु घाटी सभ्यता की, वो परिवार थी। और मातृ देवी की पूजा तथा मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि UPSSC कई बार आपसे ये भी पूछ चुका है कि इनका जो समाज था वो किस प्रकार था, मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था या इन दोनों में कोई नहीं या इन दोनों में से। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट को याद करना है कि इनका जो सामाजिक जीवन था वो इनका मातृसत्तात्मक था। ये लोग मातृसत्तात्मक की ओर इनका ज़्यादा झुकाव था। उसके बाद हम लोग सामाजिक जीवन में आज का सबसे लास्ट पॉइंट देखते हैं कि नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार व रूपरेखा तथा शव के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जो संधेय समाज था वो अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, व्यापारी,
अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। तो हमारे लिए पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। तो जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो हमारा पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के समय में हमारी कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वो आगे हम चल के देखेंगे कि हमारे समाज में ये वर्ण व्यवस्था कब आई, वो हम आगे चल के देख लेंगे। तो आज के हम इस वीडियो को यहीं पे विराम चाहते हैं, हम यहीं पे बंद करेंगे। आज का जो सेशन है यहीं पे हम स्टार्ट करना चाहते हैं। और अगर आपको ये आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरे आज का सेशन अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाने का कोशिश करें। और अब कल हम कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का लास्ट आपके पास सेशन, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो पार्ट 3 आपके पास आएगा कल, उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। उसके बाद इसको समाप्त करने के बाद आपके पास 100 या 150 जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, एक भी आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटा जाएगा। और वो सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव को करवा के तब हम उसके बाद वैदिक संस्कृति की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।